सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनप्रीत सिंह और आज हम करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का एनसीईआरटी एक्सरसाइज वाला पार्ट। इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर हम सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये ऑलरेडी हमने थ्योरी में इसकी जो थ्योरी हमने ऑलरेडी कवर कर ली है। तो इससे पहले अगर आपको जानना है कि वो चीज क्या है तो वो ऑलरेडी आपको थ्योरी के अंदर मिल जाएगी। इसके अंदर हम प्योरली एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को डिटेल के अंदर समझेंगे और देखेंगे किस तरीके से आपको उसको डील करना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, उनको किस तरीके से डील करना है। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारे सामने। तो चलिए क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio of R upon R dash. अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हम देखें तो दोनों कॉम्बिनेशंस को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन एज वेल एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इस तरीके के क्वेश्चन में मैं आपको क्या रिकमेंड करता हूँ कि आप वो वाला फॉर्मूला यूज करें जो एन रेजिस्टेंस वाला था। याद करें जब मैंने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ाया था तो मैंने बताया था अगर एन रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो आप उसको एनआर लिखेंगे, और जब आपके एन रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो आर अपॉन एन करेंगे। तो उस टाइप के कुछ क्वेश्चन जो आपको मैंने करवाए थे तो उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर। मान लेते हैं हमारे पास एक वायर है। अब इस वायर के टोटल कितने पीसेस किए? 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 5, और ये सारे के सारे जो पीसेस है ये इक्वल पार्ट में है। तो मान लो अगर ये लेट्स से हमारी जो वायर है लेट्स से ये 10 सेंटीमीटर की है तो 2 सेंटीमीटर के हमारे पास, ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर के हमारे पास 1 2 3 4 5 पीसेस इक्वल हो गए। एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। अब जब लेंथ इक्वल है, अपना मटेरियल सेम है, डायामीटर यानी कि विड्थ सेम है वायर की, तो सबकी रेजिस्टेंस भी डिवाइड होगी 1/5 में। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो वो रेजिस्टेंस जो उस पूरी वायर का था वो था R। तो जब आप R वायर को आप 5 पीसेस में डिवाइड करेंगे तो उनकी रेजिस्टेंस भी 1/5 हो जाएगी। तो अब आपके पास टोटल कितने रेजिस्टेंस है? 5 रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4 एंड 5। अब खासियत ये है कि ये तीनों रेजिस्टेंस पांचों रेजिस्टेंस सेम है, यानी कि इनका जो अमाउंट है जो कि R/5 है वो अब सेम है। अब यहाँ पर आपको बोल रहा है कि इन्हीं पीसेस को कनेक्टेड हमने किससे किया? पैरेलल, मतलब हमने इसको किस वे में कनेक्ट किया? पैरेलल में। तो हमने इन रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ दिया। ठीक है, तो एक बार आपको समझ में आ गया कि सारे रेजिस्टेंस R/5 के हैं। तो अब आपके पास टोटल R/5 के कितने रेजिस्टेंस है? 5। ठीक है, अब इन सबको आपने कैसे जोड़ा? आपने इनको पैरेलल में जोड़ा है। किस में जोड़ा है? पैरेलल में। देखिए मैं यहाँ पर बना रहा हूं, टोटल हमारे कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो टोटल 5 रेजिस्टेंस को हमने जोड़ा है और सारे के सारे रेजिस्टेंस R/5 है। जैसा कि मैंने भी आपको बोला कि हमें कोशिश ये करनी है कि हमें R/N वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब आप मुझे बताओ कि जब हम N रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि टोटल रेजिस्टेंस क्या आती है? तो टोटल रेजिस्टेंस जो होती है पैरेलल के अंदर, ठीक है, वो किसके इक्वल होती है? वो होती है R/N। याद करो ये बताया था N के लिए। अब यहाँ पर R क्या है कि जो रेजिस्टेंस जितने का है, हमारे केस में R/5 का है। टोटल कितने हैं हमारे पास? टोटल हमारे पास N कितने हैं अगर आप देखेंगे तो हमारे पास टोटल 5 है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूं। तो R इक्विवेलेंट को हम कैसे लिखेंगे? R डैश में। सो R डैश इज इक्वल्स टू R। R हमारे केस में कितना है? R/5 मल्टीप्लाई बाय N। N कितना है? 5। तो हमारा आंसर कितना आ गया? R/25। तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया R/25। नाउ दिस इज नॉट योर आंसर बिकॉज हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ R/R डैश। तो अब यहाँ पर कैसे समझेंगे इसको? तो हमें रेशियो निकालना है R/R डैश का। नाउ वी ऑलरेडी नो R को हम वैसा का वैसे रहने देते हैं। R डैश की जगह हम क्या रख देंगे? R/25। तो ये 25 ऊपर चला जाएगा, दिस R विल कैंसल आउट दिस, सो रेशियो विल बी 25:1, या फिर इसको हम सिंपल 25/1 भी कह सकते हैं। तो अगर हम ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को डील करना है और इस तरीके से इसको समझा के आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं एक्सरसाइज के। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो एक सिंपल सा क्वेश्चन है जहां पर आपको बस
फॉर्मूला जो है उसको रेक्टिफाई करके बताना है कि कौन सा फॉर्मूला जो है वो करेक्ट है या इलेक्ट्रिक पावर का है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर, डज नॉट, इनमें से कौन सा फॉर्मूला है जो गलत है। याद करो मैंने आपको पावर के 3 फॉर्मूले बताए थे, P इक्वल्स टू VI, P इक्वल्स टू I स्क्वायर R और P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। अब इन 3 फॉर्मूले को यहाँ मैच कर लेते हैं, जो इनमें से नहीं होगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है, बिकॉज हमें गलत ढूंढना है। तो I स्क्वायर R बिल्कुल मैच कर रहा है तो हटा दीजिए। I R स्क्वायर कहीं मैच कर रहा है, नहीं सर, I स्क्वायर R होता है, I R स्क्वायर नहीं होता है, तो ये गलत है, डज नॉट। VI हमारा फॉर्मूले में आ रहा है, सही है तो काट देंगे, V स्क्वायर अपॉन भी हमारा आ रहा है, हमें फॉर्मूला पता है, तो हमारा ये जो I R स्क्वायर है ये गलत फॉर्मूला है, तो हम इसको यहां से हटा देंगे, ठीक है। तो अभी हमसे वही पूछा है, डज नॉट रिप्रेजेंट, तो I R स्क्वायर डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट, व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी। अब देखिए इस क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको एक लॉजिक समझाना चाहूंगा, उसको बहुत अच्छे से समझना, बिकॉज ये आपको हेल्प करेगा जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। देखिए होता क्या है, जब हम कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लेके आते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है पावर रेटेड। क्या लिखा होता है? पावर रेटेड। अब ये पावर रेटेड क्या है? बिकॉज ये हर एक इंस्ट्रूमेंट का डिस्ट्रिक्ट होता है, अलग अलग होता है कि वो जो हमने इक्विपमेंट बनाया, मान लीजिए हम टीवी लेके आए, हम कोई फ्रिज लेके आए, तो उसके पीछे आप देखना लिखा होगा कि वो कितने वॉट का है, राइट, वो उसको कितने वॉट से बनाया गया, या फिर हम कह सकते हैं कि वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा 1 सेकंड के अंदर। मान लेते हैं वो 1000 वॉट का है, 2000 वॉट का है, 10 वॉट का है, डिपेंडिंग ऑन, राइट। तो वॉट हम वहां से निकाल सकते हैं, मतलब उसको दिया हुआ होता है, प्लस साथ में उसके लिखा होता है कि ये 220 वोल्ट के हिसाब से बनाया गया है। तो आप जब भी कोई चीज लेके आते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, तो उसके साथ लिखा होता है कि एक तो उसकी पावर और एक उसकी वोल्टेज। तो समझ लो अगर उस पर रेटिंग लिखी है तो कुछ इस तरीके से लिखी है कि ये 1000 वॉट का है और ये 220 वोल्ट पे चलता है। अब ये चलता है 220 वोल्ट के हिसाब से इसको बनाया गया है, बट आपने इसको कनेक्ट किससे किया वो अलग अलग हो सकता है। तो आपको यहाँ पर यह समझना है रेटेड पावर और वोल्टेज अलग होती है, फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन डिफरेंट जो होता है वो रास्ता लेता है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं हमें क्या निकालना है। अब आपके सामने दिया हुआ इलेक्ट्रिक बल्ब जिसकी रेटेड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं V रेटेड। तो हमें जो V रेटेड दी गई है वो दी गई है 220 वोल्ट, और हमें पावर रेटेड कितनी दी गई है, देखो यूनिट देखो वॉट में है ना, तो पावर हमें दी गई है 100 वॉट। तो ये रेटेड चीज हो गई, ये आपको उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक बल्ब पे लिखा हुआ आपको मिलेगा। अब हमने उस बल्ब को जोड़ा किससे है? 110 वोल्ट से, यानी कि 110। इसको मैं W लिख लेता हूं, तो मैंने इसको 110 वोल्ट से जोड़ा है। इस समय इस कंडीशन में वो कितनी पावर कंज्यूम करेगा, मैं यहाँ पर PC लिख रहा हूं, दैट मीन्स पावर कंजप्शन, या कितनी पावर वो यूज करेगा। तो हमें यहाँ पर ये पावर निकालनी है। अब होता क्या है कि सर आप तो कहेंगे सर हमें तो पावर ऑलरेडी 100 दी गई है तो हमारा आंसर 100 है। नहीं, ये 100 किसके हिसाब से है? 220 वोल्ट के हिसाब से है, बट अभी हमारा जो यहाँ पर आप कह सकते हो बल्ब है वो 110 वोल्ट से जुड़ा हुआ है। तो पहला काम हम क्या करेंगे, हम देखेंगे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें। अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा? कॉमन ये होगा कि इन दोनों में जो बल्ब है उसकी रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगी। आज आप एक बल्ब लेके आ रहे हो तो रेजिस्टेंस कभी भी नहीं बदलती है। आप अगर वोल्टेज ही बदल देते हैं रेजिस्टेंस सेम रहती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, करंट चेंज हो सकता है बिकॉज ऑफ वोल्टेज, बट रेजिस्टेंस ऑलवेज रिमेन सेम। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से रेजिस्टेंस को निकालेंगे और इसको यहाँ रख देंगे, और यहाँ से हम पावर का फॉर्मूला से, मतलब उसके पावर का फॉर्मूला लगा के हम वहां से पावर निकाल देंगे। तो पहला स्टेप हमारा क्या है, हम यहाँ से क्या मेजर करेंगे, हम रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। कैसे करेंगे सर, कौन सा फॉर्मूला यूज करें? तो 3 फॉर्मूले पता है, P इक्वल्स टू VI, बार बार लिख रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। V स्क्वायर अपॉन R और एक P इक्वल्स टू I स्क्वायर R। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे सर? ये वाला करेंगे। तो चलिए इस फॉर्मूले को लगाते हैं। तो पावर रेटेड इज इक्वल्स टू V स्क्वायर, V कौन सा? रेटेड अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। यहां पर भी लगाते हैं, P कंज्यूम इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। आप देख सकते हैं दोनों जगह R क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी कैन जस्ट डिवाइड बोथ द इक्वेशन। इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 2।
सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. तो 1 को डिवाइड करूंगा तो P rated is equals to V rated upon R डिवाइड बाय P कंजप्शन, P ये नॉर्मल हमारा V है तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R. अब आप देख सकते हैं कि मुझे बस इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं. अब देखिए आप इसको दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा PR अपॉन PC इज इक्वल्स टू VR, R से R कैंसल आउट हो जाएगा. अब आप देखेंगे कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा VR का स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर. सिंपल सा एक नॉर्मल सा मैंने डिवाइड किया है, देख सकते हैं R जो है वो कैंसल आउट हो जाएंगे, दिस R विल कम, दिस R विल गो अप, सो कैंसल आउट हो जाएंगे VR स्क्वायर. तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई है. अब ये क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो चुका है. अब हमें यहाँ से निकालना क्या है, पावर कंजप्शन. सो पावर कंजप्शन को मैं वहां करता हूं ट्रांसफर, तो ये PR मल्टीप्लाई, ये उल्टा हो जाएगा, ये V स्क्वायर अपॉन VR स्क्वायर हो जाएगा. नाउ यू हैव एवरीथिंग, जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज. ओके, व्हाट इज पावर रेटेड, पावर रेटेड कितनी है 100 रख देते हैं, मल्टीप्लाई V स्क्वायर कौन सा 110 वाला, 110 इंटू 110 डिवाइड बाय हमारा जो रेटेड है वो कितना है 220, सो 220 इंटू 220. सॉल्व कर लेते हैं, 2 जीरो कैंसल आउट हो जाएंगे 100 से, एंड दिस व्हेन यू सॉल्व दिस विल बी 2, दिस विल बी 10, दिस विल बी 2, दिस विल बी 10, दिस विल कैंसल आउट 5, दिस विल कैंसल आउट 5, सो योर फाइनल आंसर विल बी 25 वॉट. तो इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी. देखिए अभी मैंने आपको समझाया तो आपको थोड़ा लेंदी लगेगा, बट इसको आप थोड़ा सा समझे कि कैसे करना है. पावर रेटेड जो हमें दी गई होती है वहां से हमेशा हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, देन वी विल यूज दैट रेजिस्टेंस फॉर द नेक्स्ट स्टेप. जैसे अगर अभी यहाँ पर वो बोलता है कि नहीं मैं 110 वोल्ट से नहीं जोड़ता, मैं बल्ब को जोड़ देता हूँ लेट्स से 50 वॉट से, 50 वोल्ट से, तो आपका आंसर अलग हो जाएगा, बिकॉज रेजिस्टेंस तो सेम रहने वाली है. अब इसको चाहो तो दो तरीके से कर सकते हो, जैसे मैंने अभी डिवाइड किया, डिवाइड ना करके क्या करोगे, पहली इक्वेशन से रेजिस्टेंस निकाल के दूसरी इक्वेशन में डाल दोगे, वन एंड द सेम थिंग ही रहेगी, इसमें कुछ फर्क नहीं आएगा. बट मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि रेटेड पावर वाला कॉन्सेप्ट कितना अलग है. ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4. अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 था इसको बहुत अच्छे से समझना, बिकॉज थोड़ा सा ये टिपिकल है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ठीक है, क्वेश्चन एक बार मैं रीड कर देता हूं. 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, देखो लाइंस को मैं यहाँ पर मैं वर्ड को अंडरलाइन कर रहा हूं बिकॉज ये काम आएंगे. सेम मटेरियल मतलब दोनों का रेजिस्टिविटी सेम है. ठीक है, मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको रेजिस्टिविटी के बारे में बताया था, तो रेजिस्टिविटी सेम होने का मतलब होता है सेम मटेरियल. ऑफ इक्वल लेंथ, दोनों की लेंथ कैसी है, इक्वल लेंथ है, एंड इक्वल डायामीटर का मतलब उन दोनों का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है. आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, पहले उनको सीरीज में जोड़ा और फिर उनको पैरेलल में जोड़ा. सेम पोटेंशियल डिफरेंस, जो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है. तो क्वेश्चन को आप थोड़ा सा इमेजिन करें कि क्या हो रहा है. अब यहां से स्टार्ट होता है, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी. आपको बताना है कि जब मैंने सीरीज में जोड़ा था तो उससे बनने वाली हीट, और जब मैंने पैरेलल में जोड़ा उससे बनने वाली हीट, दोनों का रेशियो क्या होगा. ठीक है, तो ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, बट बहुत सारी यहाँ पर डिटेलिंग है. पहले समझते हैं हमें फॉर्मूले से, फिर हम बाद में चलेंगे डेटा पे. ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, मान लेते हैं कि हम पहले हीट लिखते हैं सीरीज का. किसका लिखते हैं, सीरीज का. हीट का फॉर्मूला क्या होता है, I स्क्वायर R और T. बट ये फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते. इसका रीजन ये है क्योंकि करंट अलग अलग होगा, और हमें करंट के बारे में यहाँ कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, बट हमें ये बोला है कि सेम पोटेंशियल से जोड़ा है. तो हम वो फॉर्मूला चूज करें जिसमें रेजिस्टेंस आ रहा है और जिसमें हमारा वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है. सो वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला, V स्क्वायर R इंटू T. ओके, तो ये अभी रेजिस्टेंस जो हम ले रहे हैं ये सीरीज वाला है. कौन सा वाला है, सीरीज वाला. सिमिलरली हीट बाय पैरेलल, अब मैं पैरेलल की यहां पर बात कर रहा हूं, तो पैरेलल में देखो पोटेंशियल तो सेम है, दोनों में टाइम भी सेम लिया है, बट यहां पर रेजिस्टेंस अब किसका हो जाएगा, पैरेलल का हो जाएगा. सो नाउ वी हैव टू डिवाइड दीज टू इक्वेशन. तो देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं. जब मैं दोनों को डिवाइड करूंगा, दिस V स्क्वायर विल कैंसल आउट V स्क्वायर, T विल कैंसल आउट दिस T. अब होगा क्या, ये पैरेलल ऊपर चला जाएगा, सीरीज नीचे आ जाएगा. सो वी कैन से दैट
हीट बाय सीरीज अपॉन हीट बाय पैरेलल इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये पैरेलल वाला ऊपर चला जाएगा, सो आर पैरेलल अपॉन आर सीरीज। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो हमें यहां पर अब मिल चुका है वो फॉर्मूला जिसमें रेजिस्टेंस आ रहा है और जिसमें हीट आ रही है। अब यहां से जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है वो समझना। अब सर आप बोलेंगे सर हमें तो रेजिस्टेंस दी नहीं हुई। अब हम जानते हैं कि जब हम सीरीज में जोड़ते हैं, किस में जोड़ते हैं, सीरीज में, ये वाला, तो सीरीज का क्या होता है, लेट्स से दोनों रेजिस्टेंस सेम है। क्योंकि सेम क्यों है, अब ये समझना, क्योंकि दोनों वायर सेम मटेरियल के, सेम लेंथ के, सेम डायमीटर के। हम जानते हैं आर का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए। अगर दोनों वायर का रो एल अपॉन ए सेम है तो रेजिस्टेंस भी सेम है ना, तो ये यहां पर हमारा आप कह सकते हो हिंट है। तो इसका मतलब ये जो दो कंडक्टिंग वायर कह रहा है ना, इन दोनों की रेजिस्टेंस सेम है। तो जब सेम रेजिस्टेंस होगी तो आर प्लस आर करेंगे तो ये 2R हो जाएगा। अब ये सेम को हमने जोड़ा पैरेलल में, पैरेलल में एन आर वाला फॉर्मूला बताया था, सॉरी आर अपॉन एन वाला, तो आर अपॉन 2 कर देंगे। तो ये हमारा पैरेलल का रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा सीरीज का हो गया। इसको अच्छे से एक बार देख ले। अब ये हमारे पास रेजिस्टेंस, इसको यहाँ पुट कर दो, बस रेशियो निकाल लेंगे, है ना। चलिए करते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, चलिए यहाँ कर देते हैं HS अपॉन HP। HS का मतलब है सीरीज का हीट, P का मतलब है पैरेलल का हीट, ठीक है, इक्वल्स टू RP। RP कितना है, R/2, ये 2 नीचे चला गया, और RS क्या है, 2R, कितना है 2R। R से R कैंसल आउट, सो योर आंसर विल बी 1/4। कितना आ गया, 1/4। सो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं 1:4। सो योर ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को डील करना है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, बट यहां पर हम हीट तक कैसे पहुंचे, रेजिस्टेंस को लेके। और रेजिस्टेंस फिर सीरीज पैरेलल के अंदर हमने सेम क्यों रखा, बिकॉज लेंथ सेम है, एरिया सेम है, मटेरियल सेम है। सो यूजिंग दैट लॉजिक वी हैव कंक्लूडेड that the ratio of their heat will be, series upon parallel will be 1:4. So our option number C will be correct. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन। ये कह रहा है हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि जब भी हम वोल्ट मीटर लेते हैं तो उसको सर्किट में हम कैसे जोड़ते हैं। तो सेम क्वेश्चन ये पूछ रहा है। मान लो अगर आपके पास एक सर्किट है, ठीक है, जैसे समझ लो ये रेजिस्टेंस है, एंड इस रेजिस्टेंस का मुझे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। सो व्हाट वाज द स्टेप, सो वी हैव टू कनेक्ट वोल्ट मीटर इन पैरेलल। तो हम इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं। सो दिस इज बेसिकली द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज दे आर आस्किंग हाउ। हाउ मींस कैसे हम वोल्ट मीटर को कनेक्ट करें। सो आंसर विल बी पैरेलल। कैसा हो जाएगा, पैरेलल। तो आपको सिर्फ ये आंसर लिखना है कि द वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू द रेजिस्टेंस जिसकी हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करनी है बिटवीन और एनी बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो किसी भी 2 पॉइंट के बीच में जहां पर भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, वहां पर आपको वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाना होगा। तो 5th का आंसर क्या हो जाएगा, पैरेलल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 6th क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बट क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं और इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर। अब देखिए जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर कि यूनिट सिस्टम क्या है। अगर वो mm में है, सेंटीमीटर में है, सो वी हैव टू ट्राई कि हम उसको हमारे ऐसे यूनिट में लेके आए। तो हम कोशिश ये करेंगे कि जो भी लेंथ्स हैं उसको हम मीटर में रखें, ठीक है। सो वी विल कंसीडर दैट, ओके। तो डायमीटर हमें दिया हुआ है 0.5 mm। रेजिस्टिविटी चेक कर लेते हैं। रेजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। दिस यूनिट इज करेक्ट, दिस यूनिट इज एन SI। व्हाट विल बी द लेंथ, आपको बताना है लेंथ ऑफ द वायर। सो वी हैव टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ द वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। तो अब काफी चीजें क्लियर हो चुकी है कि हमें क्या क्या गिवन है। फिर इसका एक सेकंड पार्ट भी, उस पर हम बाद में आते हैं, पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो जो जो मुझे गिवन है मैं यहाँ लिख लेता हूं। तो डायामीटर हमें दिया हुआ है 0.5 mm। सो फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट इनटू मीटर। तो उसको मैं करने के लिए डिवाइड किससे करूंगा, 1000 से, ठीक है। तो 1000 से मैंने डिवाइड किया, ठीक है। सो दिस विल बिकम 0.0005 मीटर। सो दिस इज हाउ यू विल कन्वर्ट mm इनटू मीटर, ओके। नाउ द सेकंड थिंग इज लेंथ हमें ढूंढनी है। हमें रेजिस्टिविटी दी हुई है, दैट मींस रो दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम। डन। देन वी हैव रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है।
एंड व्हाट वी नीड टू फाइंड लेंथ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सो फर्स्ट लेट डिसाइड कि इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है हमें। तो हम जानते हैं रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला है एंड दैट इज R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। नाउ हियर व्हाट इज A? A इज एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर, बट वी हैव डायामीटर, तो हमें डायामीटर को हाफ करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट वी विल डू। सो व्हाट इज एरिया? पाई इंटू R की जगह हम इसको हाफ कर देंगे, सो 0.0005 by 2 whole square. So this will be your area. Now you have to insert area here. So R हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, L निकालना है, तो L को इधर ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा RA by rho. Now you have to solve it. What is R? 10. What is area? Area pi into 0.0005 by 2 whole square divide by rho. rho कितना आया था, मतलब दिया हुआ है हमें 1.6 into 10 to the power -8, ठीक है। नाउ यू हैव टू सॉल्व इट। बेसिकली इसमें सिंपल एक कैलकुलेशन है, बट जब इसको आप सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर 122, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 122.72 मीटर। सो दिस इज द लेंथ ऑफ द वायर दैट यू विल गेट। सो आप देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में फॉर्मूला इज अ वेरी सिंपल थिंग। फॉर्मूला तो हमने पढ़ा हुआ है, बट द मेन थिंग इज कैलकुलेशन एंड द मेन थिंग इज अंडरस्टैंडिंग द यूनिट सिस्टम। तो यूनिट पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ है। अब इसी क्वेश्चन को उन्होंने एक्सटेंड कैसे किया है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। अब ये कह रहा है इसी पर्टिकुलर केस में सबको सेम रखते हुए अगर मैं डायमीटर को डबल कर दूं तो रेजिस्टेंस अब कितनी हो जाएगी, जो कि पहले कितनी थी, 10 ओम थी। तो चलिए इसको भी हम डील कर लेते हैं। अच्छा, अभी हमने देखा कि हमारे पहले डायमीटर था 0.5 mm। अब इसको डबल कर दिया, क्या कर दिया, डबल। सो व्हेन यू डबल इट योर डायमीटर विल बिकम 1 mm एंड 1 mm इज इक्वल्स टू व्हाट, 0.001 मीटर। सिंपल, ठीक है। तो अब हमारे पास डायमीटर ये आ गया, तो हमारा जो फॉर्मूला था अब उसमें अब हमें L तो वही लेना है जो अभी मैंने निकाला था, बस अब फर्क क्या है, तो अब हमें R निकालना है। तो R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। चलिए पुट कर देते हैं। रो कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8। L कितना है, लेंथ ऑफ द वायर जो भी हमने निकाली थी 122.72 अपॉन एरिया पाई इंटू डायमीटर का हाफ का स्क्वायर, सो 0.001 डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर, पाई R स्क्वायर होता है। सो नाउ यू हैव टू सॉल्व इट। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे यू विल गेट अप्रॉक्स 2.5 ओम। तो ये आपका रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, जो आपको यहां से मिलेगा। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप देखेंगे कि अगर आप एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो वही चीज हो रही है। आपने 10 ओम का लिया था, अब अप्रॉक्स उसका आप कह सकते हो 1/4 हो चुका है। हाफ 5 होता है, 5 का भी अराउंड हाफ हो गया, तो ये अप्रॉक्स 2.5 हो गया। तो इस तरीके से हमें इसका आंसर निकालना है। तो अगर आप देखेंगे काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, बट अगेन आपको ये समझना है कि मुझे किस तरीके से करना है। अच्छा, एक और चीज है, आपको कैलकुलेशन अगर नहीं करनी है आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको रिलेशन बताया, R का रिलेशन A के साथ कैसा है, इनवर्सली। एरिया की जगह हम रख सकते हैं रेडियस का स्क्वायर या डायमीटर का स्क्वायर, है ना। तो सिंपल सी चीज है कि डायमीटर का स्क्वायर है, अब डायमीटर को डबल कर दिया तो 2 का स्क्वायर होगा, तो ये 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब जो भी आपका पहले रेजिस्टेंस था उसका 1/4, तो अगर पहले 10 था तो उसका 1/4 कितना हो जाएगा, 2.5, ठीक है। तो हमारे सेकंड पार्ट का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी 2.5 ओम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द वैल्यू ऑफ करंट I फ्लोइंग इन अ गिवन रेजिस्टर फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द रेजिस्टर्स आर गिवन इन अ टेबल। तो आपको यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है जहां पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे करंट की वैल्यू है रिगार्डिंग दीज वोल्टेज, यानी कि ये सारे वोल्टेज की वजह से इतना करंट जो है वो उस रेजिस्टर में फ्लो कर रहा है। तो आपको अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग एम्पियर दिए गए हैं, सेम रेजिस्टर है, ठीक है। नाउ प्लॉट द ग्राफ बिटवीन V एंड I एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रेजिस्टर। यानी कि आपको बताना है कि इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या है। ये तो हमें पूछा ही है, पर इसके अलावा हमें ग्राफ भी बनाना है। अब ग्राफ वाली चीज मैं आप पे छोड़ूंगा, बट मैं आपको समझा दूंगा
कि कैसे आपको उसको बिल्ड करना है। देखिए सबसे पहले जब हम ग्राफ बनाएंगे तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, अगर हम यहाँ पर ग्राफ की बात करें, ठीक है, तो चलिए मैं इसको सीधा ग्राफ के वे में आपको समझा देता हूं एक बार, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ग्राफ की बात करता हूं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ग्राफ बनाना है और यहाँ पर आपको रखना है v और यहाँ पर रखना है i, यानी कि आपको यहाँ पर दो एक्सिस दिखती है, एक हमारी x एक्सिस और एक y एक्सिस। तो जो हमारी x एक्सिस है उस पर आपको रखना है करंट और जो y एक्सिस है उस पर आपको रखना है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्ट। अब होता क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो करंट के हिसाब से जो वोल्टेज के हिसाब से जो करंट बदल रहा है, तो अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर चीजों जो है उस तरीके से आप इसको यहाँ पर करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर जब हमारा वोल्टेज 1.6 है तो ये हमारा 0.5 है, तो इसको हम कैसे डील करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा बनाता हूँ ग्राफ को। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसको स्केल्स में डिवाइड करना है, ठीक है। यू कैन यूज द स्केल। अब स्केल में डिवाइड करेंगे, आप देख सकते हैं कि जो हमारा v है वो 1.6, 3.4, 6.7, 10.2 और लास्ट जा रहा है 13.2 तक। तो आप कितने डिवीजन करना चाहते हैं, दैट इज अप टू यू। तो अगर 13 तक है तो आई थिंक यू कैन गो विद लेट्स से 3 और यू कैन गो विद 5 ऑल्सो। सो 5, 10, 15, चाहो तो आप इतना भी कर सकते हो, चाहो तो इसको भी आप इंक्रीज कर सकते हो। सिमिलरली आप जो वैल्यू आप वोल्टेज की लेंगे उस हिसाब से आपको करंट की वैल्यू रखनी है, बट करंट की वैल्यू मैक्सिमम कितनी जा रही है, 4। तो ये तो सिंपल है, 1, 2, 3, 4। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना है। अब मैं आपको ये चीज हमेशा बता देता हूँ कि आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो आपका आंसर वो गलत होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इस तरीके से आपको ग्राफ जो है वो प्लॉट करना है। अब जो सेकंड पोर्शन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, वैसे तो उसको आपको ग्राफ से ही सॉल्व करना है, बट मैं आपको बताता हूँ ग्राफ से कैसे सॉल्व होता है। मान लेते हैं आपके पास ये ग्राफ है एंड यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से आपको दिख रही है। तो होता क्या है कि आप कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, उस समय जो हमारा v और i है उन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे दैट विल बी योर रेजिस्टेंस। आप बोलेंगे सर अगर मैं कोई और पॉइंट लूंगा तो क्या वैल्यू बदल जाएगी, नहीं, द रेशियो रिमेन सेम, द रेशियो रिमेन सेम। तो अगर आप कोई भी पॉइंट ले लोगे बट जो रेशियो है v और i का, उनका जो वैल्यू रहेगा वो सेम रहेगा, बिकॉज दिस इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था v अपॉन i का जो रेशियो है वो सेम रहता है। v बदल रहा है तो i भी तो बदल रहा है ना, तो उस चीज के हिसाब से उनका रेशियो ऑटोमेटिकली जो होता है वो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर कोई भी 2-3 वैल्यू लेते हैं, आंसर वी विल गेट अ सेम। तो हमें पता है हमें v अपॉन i निकालना है जो कि हमारा रेजिस्टेंस है। तो अगर आप चेक करेंगे पहले से, चलो दूसरा वाला थोड़ा इजी लग रहा है, तो 3.4 डिवाइड बाय 1, तो इसका आंसर कितना आएगा, 3.4 ओम। सो दिस विल बी सेम इन ऑल द डेटा। अब आप चाहो तो ये वाला डेटा ले लो, चाहो तो ये ले लो, चाहो तो ये ले लो, कोई भी डेटा ले लो, यू विल गेट आंसर 3.4। So the resistance of this resistor will be 3.4 ohm. So this is how you have to do with the help of graph. तो पहले आप ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ के बाद आप जितने भी पॉइंट्स आपके हैं टोटल 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स है, तो 5 पॉइंट्स आप बनाएंगे, किसी भी एक पॉइंट का स्लोप निकाल देंगे, तो जो भी स्लोप आएगा दैट विल बी योर रेजिस्टेंस। रिमेंबर द स्लोप ऑफ दैट लाइन विल बी v अपॉन i, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3.4 ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन यहाँ पर हम समझते हैं। 8th क्वेश्चन कह रहा है व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अननोन रेजिस्टर। कोई एक अननोन रेजिस्टर है, उसके अक्रॉस हमने क्या किया है, एक बैटरी को लगाया है जो कि 12 वोल्ट की है। कितने की है, 12 वोल्ट की। देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर। रिमेंबर जब मैंने आपको करंट बताया तो मैंने बोला था स्मॉलर अमाउंट ऑफ करंट को हम मिली में भी नापते हैं, तो यहाँ पर इसको ध्यान रखना, दिस इज अ मिली एम्पियर, काफी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ओम्स लॉ लगाना है। V इक्वल्स टू क्या होता है, IR। सो फ्रॉम हियर व्हाट इज R? R शुड बी V अपॉन I। चलिए V की वैल्यू रख देते हैं, तो V हमारा हो जाएगा 12 और I कितना है 2.5 मिली। सो 2.5 मिली होता है 10 टू द पावर -3। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो ये ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर 3 बन जाएगा, डिवाइड बाय 2.5। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक चीज आप क्या कर सकते हैं, इसको आप पहले ही किलो लिख दीजिए, ये किलो बन गया। तो 12 बाय 2.5 को सॉल्व करना है एंड दिस विल बिकम योर किलो, क्योंकि 10 की पावर 3 को आपने किलो रख दिया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 4.8
एंड ये किलो तो है ही है और साथ में ओम लगा दीजिए। सो दिस विल बी योर रेजिस्टेंस ऑफ दिस रजिस्टर। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, यूनिट्स का ध्यान रखना है। यूनिट्स में आपको देखना है कि ये मिली में है, तो उस हिसाब से आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैटरी है 9 वोल्ट की, इज कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है विद रेजिस्टर्स 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 12। सो 1, 2, 3, 4, 5। सो 5 रेजिस्टर्स को हमने सीरीज में जोड़ा है। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेजिस्टर। अच्छा, अब आपको 12 ओम रेजिस्टर के जो है करंट आपसे पूछा है। देखो, पहली चीज तो आपको समझनी है, जब भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं, ठीक है, तो आपको एक चीज हमेशा पता होनी चाहिए कि जो करंट होता है वो सब में सेम होता है। तो जो 12 ओम में हमसे ये पूछ रहे हैं वो करंट तो सब में सेम होगा। तो अगर आप सर्किट का करंट निकाल देंगे, दैट विल बी योर आंसर। यानी कि आपको जरूरत नहीं है कि आप 12 का अलग से निकालेंगे, बिकॉज सीरीज के अंदर करंट विल बी सेम इन ऑल रेजिस्टर्स। तो 12 ओम का पूछो भली, 0.4 का पूछो भली, 0.3 का पूछो, यू विल गेट द सेम आंसर। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम आर टोटल निकाल लेते हैं, इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, और हम जानते हैं सीरीज के अंदर हम क्या करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं। तो चलिए ऐड कर देते हैं, प्लस 12। अब देखिए, जब आप इसको ऐड कर देंगे समवेयर अराउंड यू विल गेट 13.4, यू विल गेट 13.4 ओम। ठीक है, तो ये आपका टोटल रेजिस्टेंस हो गया। नाउ वेरी सिंपल, ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर टोटल हो गया। यहां से I निकाल देंगे, I हो जाएगा V अपॉन आर टोटल। नाउ वी ऑलरेडी नो व्हाट इज V। V हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 9। सो 9 को जब मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है, सो दिस विल बी 9 अपॉन 13.4। जब आप इसको सॉल्व करोगे, यू विल समवेयर गेट 0.67 एम्पियर। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ करंट दैट विल फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टर। अब आप बोलेंगे सर स्पेसिफिकली 12 के लिए क्या है, देखो वो भी सेम ही रहेगा, बिकॉज सीरीज के अंदर करंट विल गो सेम, है ना। तो इसीलिए यहां पर इसका 12 ओम रेजिस्टर में जो करंट है दैट विल बी 0.67 एम्पियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, तो ये थे इसके आंसर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज सेइंग हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल, रिमेंबर यहां पर बात कर रहे हैं इन पैरेलल, आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। अब देखिए यहां पर आपसे पूछ रहा है कितने रेजिस्टर्स में 176 ओम के मैं जोड़ूं, कनेक्ट करूं पैरेलल में, सो दैट कि मुझे कितना 5 एम्पियर करंट मिले 220 वोल्ट की वोल्टेज की लाइन पे। अब आप याद करो, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब हम n रेजिस्टर्स को हम पैरेलल में जोड़ते हैं, n यानी कि कितने भी हो सकते हैं, और जब इनको हम पैरेलल में जोड़ते हैं तब जो टोटल रेजिस्टेंस होता है दैट विल बी रेजिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। तो पैरेलल में हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, R/N। मैंने आपको बोला था ये फॉर्मूला बहुत यूज आएगा, तो अभी हम इसी का यूज करने वाले हैं। तो हमें बेसिकली यहाँ पर ये n निकालना है। क्या निकालना है, n निकालना है। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड हमें यहाँ पर क्या क्या गिवन है। R टोटल जो है आई डोंट नो कितना है, बट हमें पता है R टोटल का एक और फॉर्मूला हम कहां से निकाल सकते हैं, V। सो V इक्वल्स टू I R टोटल। तो R टोटल यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, V अपॉन I। सो विच फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज, सो वी कैन यूज V अपॉन I इज इक्वल्स टू R अपॉन N। व्हाट इज N हियर, N इज द नंबर ऑफ रेजिस्टर। जो हमें कैलकुलेट करना है ये है वो हमारा N। तो ये हमारा N क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टर। अब चलिए N निकालना है, तो N को मैं यहां ले आता हूं, तो ये बन जाएगा R अपॉन V और ये इंटू I। क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए वैल्यू रख देते हैं, R कितना है 176, चलिए I कितना है, I है हमारा 5, एंड व्हाट इज वोल्टेज, वोल्टेज इज 220 वोल्ट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट योर आंसर 4। यानी कि जब आप, अच्छा कोई यूनिट नहीं लिखनी है बिकॉज दे आर आस्किंग नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। तो टोटल हमें यहाँ पर 4 रेजिस्टर्स चाहिए होंगे 176 ओम के टू गेट अ 5 एम्पियर करंट विद 220 वोल्ट लाइन, जब ये रेजिस्टर सारे किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 11th। अब 11th क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, शो हाउ यू कुड कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स
each of resistance 6 ohm so that the combination has resistance 9 ohm and 4 ohm. अब ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी एग्जांपल में किया था कि मैं आपको 3 रेजिस्टर्स दे रहा हूं, अब आप इसको कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, या तो तीनों को सीरीज में करिए, तीनों को पैरेलल में करिए, 2 सीरीज 1 पैरेलल या 2 पैरेलल 1 सीरीज। आपको बस ये देखना है कि हमें टोटल रेजिस्टेंस क्या चाहिए, तो हमें चाहिए या तो 9 आए या 4 आए। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सीरीज से, कोशिश करके देखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इन सभी को सीरीज में जोड़ता हूं, किस में जोड़ता हूं, सीरीज में, तो सीरीज में अगर जोड़ूंगा तो ये सब 6 के हैं, तो 6 + 6 + 6, सो इट विल गिव यू 18 ओम। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं है, हमें चाहिए या तो 9 और या हमें चाहिए 9 और 4। तो हमें ना तो 9 मिल रहा है ना 4 मिल रहा है, तो 18, यानी कि ये तो कंफर्म हो गया कि ये तीनों सीरीज में कनेक्ट नहीं है। तो चलिए अब पैरेलल वाले को भी ट्राई कर लेते हैं। अब पैरेलल में हम सीधा वो वाला फॉर्मूला लगा दें, R/N वाला। बिल्कुल सर, लगा दीजिए। तो ये R टोटल हो जाएगा R/N। हमारे पास कितने रजिस्टर्स हैं, टोटल 3 हैं और सब 6 के हैं, तो 6/3 किया तो आंसर आ गया 2 ओम। बट अनफॉर्चुनेटली 2 ओम भी हमें नहीं पूछा है। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया, ना तो ये सारे सीरीज में है ना ही ये सारे पैरेलल में है, मतलब इनको मिक्स कनेक्ट किया हुआ है, यानी कि सीरीज पैरेलल के यहाँ पर दोनों के एक साथ कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अब चलिए देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी यहां से बन सकती है। पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, एक रेजिस्टेंस सीरीज में और 2 उसके मतलब पैरेलल में। ये वाला कॉम्बिनेशन ट्राई करके देखते हैं। तो ये 6 ओम हो गया, ठीक है, ये भी 6 ओम हो गया और ये भी 6 ओम हो गया। नाउ लेट्स सॉल्व इट। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 पैरेलल को सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो हमारा 6 ही रहेगा, ठीक है। ये वाले को सॉल्व कैसे करेंगे, अगेन R/N वाला फॉर्मूला लगा दो। तो 6/2 लगा दिया तो ये 3 ओम हो गया। तो ये रेजिस्टेंस हो गया 3 ओम का। नाउ if they are in series, दोनों को जोड़ देंगे, so you will get 9 ohm. So that means this is how you have to connect. तो आप बोलेंगे जिसके अंदर 2 हमारे पैरेलल में रहेंगे और एक फिर उसके सीरीज में हो जाएगा। तो ये हमारे पहले का आंसर आ गया 9 ohm. So to get a 9 ohm हमें इस तरीके से रेजिस्टेंस को जोड़ना पड़ेगा। अब नाउ सेकेंड आता है कि 4 ohm कैसे आए। अब इसमें एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि 2 को मैं सीरीज कर दूं, तीसरे के साथ पैरेलल कर दूं। अगर मैं इस तरीके से करता हूं, सो लेट्स ट्राई। ये 6 ओम 6 ओम 6 ओम। नाउ दीज 2 आर इन सीरीज, तो ये सीरीज में कितना हो जाएगा 12 ओम, और नीचे एक इसके क्या है, पैरेलल है, जो कि कितना है 6 ओम। नाउ देयर आर 2 रेजिस्टेंस विच आर इन पैरेलल, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 1/R टोटल इज इक्वल्स टू 1/12 प्लस 1/6, ठीक है। तो आप इसका एलसीएम लेंगे तो 12 आ गया, तो 1 + 2, सो ये हो गया 3/12, सो ये हो गया 1/4। उल्टा करेंगे 1/R टोटल को, तो हमारा R टोटल आ जाएगा 4 ओम। सो दैट मीन्स करेक्ट, हमें चाहिए था 4 ओम, हमें मिल गया 4 ओम। तो जब हमें 9 ओम चाहिए तो हमें इस तरीके से कनेक्ट करना पड़ेगा, एंड जब हमें 4 ओम चाहिए तो इस तरीके से कनेक्ट करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा, हमें क्या करना है। अगेन इट्स अ ट्रायल, पहले आपको ट्राई करना पड़ेगा, तीनों सीरीज तीनों पैरेलल, नहीं मिला देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप अप्रोच करेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो इसके अंदर आपको 9 और 4 ओम आपको इन सर्किट से मिलेंगे। ओके, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। अगर मैं 12th क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन में कहा है सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स, यानी कि यहाँ पर एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं, आर डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई आर रेटेड एज 10 वोल्ट, यानी कि हमें यहाँ पर एक बल्ब का रेटेड पावर दिया हुआ है जो कि कितना है 10 वॉट, और ये किस पे काम करता है 220 वोल्ट पे। तो ये हमारा पहला एक स्टेटमेंट हो गया। अब ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिक बल्ब हैं और सभी इसी तरीके से रेटेड किए गए हैं, ठीक है। हाउ मेनी लैंप्स बोल दो या बल्ब बोल दो, can be connected in parallel with each other across 2 wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere। अब इस क्वेश्चन को 2 तरीके से समझना है। पहले आप समझो कि हमने एक बल्ब लिया, उस एक बल्ब का हमें पहले रेजिस्टेंस निकालना है और देखना है कि एक बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होता है। अब हमें पता चल गया ऐसे हमारे पास बहुत सारे बल्ब हैं। अब वो कह रहा है इन सारे बल्ब को हमने जोड़ा है पैरेलल में। किसमें जोड़ा है, पैरेलल में, और कितने सोर्स से जोड़ा है 220 वोल्ट से। अब वो कह रहा है कि जब इतने सारे रेजिस्टर्स को मैंने पैरेलल में जोड़ा इतने वोल्टेज के सोर्स से, तो जो मैक्सिमम करंट उनके अंदर जा रहा है वो कितना है
5 एम्पियर। तो बताओ मुझे ऐसे कितने बल्ब चाहिए होंगे। तो बेसिकली यहाँ पर नंबर ऑफ बल्ब निकालने हैं, तो इसके लिए चलिए पहले ये समझ लेते हैं एक बल्ब का रेजिस्टेंस क्या है। अब देखिए एक बल्ब के रेजिस्टेंस की बात करूं तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि रेजिस्टेंस क्या है बल्ब का। तो अगर मैं बल्ब के रेजिस्टेंस की बात करूं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कैसे निकालना है। आपको रेटेड पावर दी गई है, P दिया हुआ है 100 वॉट। एक बल्ब कितने पावर की है? 100 वॉट की, और वो कितने वोल्टेज पे काम करती है? 220 वोल्ट पे, ठीक है। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूं तो मुझे पता है P इक्वल्स टू VI होता है, P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R होता है, P इक्वल्स टू I स्क्वायर R होता है। तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा बिकॉज मुझे यहां से रेजिस्टेंस निकालनी है। तो चलिए वो वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो अगर मैं P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R वाला यूज करूंगा तो R क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बाय P। अब यहां पर V स्क्वायर क्या है? तो 220 है, तो 220 का स्क्वायर अपॉन पावर कितनी है हमारी? 10। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 4840 ओम, यानी कि एक बल्ब का रेजिस्टेंस हमें यहां से मिल चुका है। अब ये कह रहा है कि ऐसे कितने रेजिस्टेंस में पैरेलल में जोड़ूं ताकि मेरा जो मैक्सिमम करंट है वो कितना है? 5 एम्पियर। तो अभी हमारे पास एक डेटा आ गया, तो चलिए इसको यहाँ सेव कर लेते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। अब ये समझ लेते हैं ये जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस R है। अब ऐसे मैंने R रेजिस्टेंस को किस में जोड़ा है? पैरेलल में जोड़ा, और कितने हैं? लेट्स से N है, और मैक्सिमम करंट इनमें से कितना जा रहा है? 5 एम्पियर। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो पहले हम तो ये जान लेते हैं कि ये करंट हमें घर कैसे काम आएगा। तो I मुझे दिया हुआ है 5 एम्पियर। अब इस सर्किट को जोड़ा कितने से? 220 वोल्ट। सो V हमारा लेना है 220 वोल्ट। अब हमें पता है कि R टोटल जो है वो हमें पता नहीं है कितना है, बट हम यहाँ से R टोटल निकाल सकते हैं बिकॉज हम जानते हैं किसी भी सर्किट में अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस किसी भी कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हो तो उसमें हम सर्किट का करंट कैसे निकालते हैं? इसी फॉर्मूले से, इसी डेटा से निकालते हैं। तो अगर हम यहाँ ओम्स लॉ लगाएंगे V इक्वल्स टू I R टोटल, तो R टोटल क्या आएगा? V अपॉन I। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। V हमें कितना लेना है? 220 लेना है, और I कितना लेना है? 5। सॉल्व कर लेते हैं। 1 ये हो जाएगा 4 और ये 4, सो 44 ओम ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस हमें मिल चुका है। अब आता है जो हमारा लास्ट स्टेप है वो ये है कि हमें कितने रेजिस्टेंस है वो निकालना है। तो हमें पता है कि जब हम पैरेलल में सेम रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं और वो N होते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस होता है R अपॉन N। सिंपल सा फॉर्मूला है, यहां से हमें N निकालना है। सो N हो जाएगा R अपॉन R टोटल। R अभी हमने कैलकुलेट किया था 4840, और अभी हमारा ये कितना आया था? 44। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 11 से गया 4, ये 440, फिर ये आपका 1, ये हो गया 110। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया कि टोटल हमें यहाँ पर 110 बल्ब चाहिए होंगे या लैंप चाहिए होंगे टू गेट अ मैक्सिमम अलाउएबल करंट ऑफ 5 एम्पियर। सो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 12th कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 13th क्वेश्चन है, देखिए वो क्या कह रहा है। अ हॉट प्लेट, एक तो हॉट प्लेट है, एक अलग चीज है, और एक इलेक्ट्रिक ओवन है। दो अलग अलग यहाँ हमारे पास अप्लायंसेस हैं, कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन। दोनों को किससे कनेक्ट किया हुआ है? 220 वोल्ट लाइन से कनेक्ट किया हुआ है। हैज 2 रेजिस्टेंस कॉइल्स A एंड B। मान लेते हैं हॉट प्लेट के अंदर जो रेजिस्टेंस कॉइल है वो A है, इलेक्ट्रिक ओवन में B है, और दोनों का रेजिस्टेंस 24 ओम है, विच में बी यूज सेपरेटली। तो पहला केस लेना है कि जब इनको मैं सेपरेटली दोनों को अलग अलग यूज करूंगा, वो केस। सेकंड है इन सीरीज, थर्ड आ रहा है इन पैरेलल। यानी कि आप इसको ऐसे समझो, मान लो आपके पास दो अलग अलग कॉइल्स हैं A और B। पहले में वो कह रहा है दोनों को सेपरेटली रखना है, दूसरे में A और B को सीरीज में रखना है, ठीक है, और तीसरे में A और B को पैरेलल में रखना है। तो टोटल आपके पास 3 केस हो जाएंगे। व्हाट आर द करंट्स इन द 3 केसेस? तो इन तीनों केसेस में आपको करंट बताना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको वोल्टेज दिया हुआ है, आपको रेजिस्टेंस बस निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि किस तरीके से करना है, सबसे पहले आप कौन सा केस लेंगे? सेपरेटली वाला। दोनों कॉइल्स का रेजिस्टेंस सेम है 24। तो अभी मैं यहाँ पर कुछ भी लिख लेता हूं, ये इसको मैं प्लेट वाला कर लेता हूं। ये हमारा ये प्लेट है और ये हमारा ओवन है, तो OVEN। R प्लेट कैसे निकालेंगे? रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है कितना? 24 ओम, और ये भी कितना है? 24 ओम, और दोनों को किससे जोड़ा है? दोनों को 220 वोल्ट से
जोड़ा है, दोनों को 220 वोल्ट से जोड़ा है। करंट निकालना है, दोनों का सेम ही होगा, तो कैसे निकालेंगे? ओम्स लॉ लगा देते हैं, V इक्वल्स टू आई आर। सो यहाँ पर I हो जाएगा V अपॉन R। V कितना लेना है? 220 वोल्ट, और R कितना है? 24। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट I समवेयर अराउंड 9.1 एम्पियर। तो हमारा पहला केस आ गया 9.1 एम्पियर, जो कि हमारा कौन सा केस है? जब हमने इनको सेपरेटली लगाया है। अब दूसरा केस ले लेते हैं, चलिए सीरीज वाला। मान लेते हैं ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है? सीरीज में है, यानी कि हमने दोनों को एक साथ जोड़ा हुआ है। तो इस केस में ये R ऑफ प्लेट एंड R ऑफ ओवन अब सीरीज में है, तो दोनों 24 के हैं, तो सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? दोनों को डायरेक्टली जोड़ देते हैं। तो जब दोनों को जोड़ देंगे तो R टोटल क्या हो जाएगा? 24 प्लस 24, सो दैट विल बी 48 ओम। तो 48 ओम आपको अब लेना है। अगेन फॉर्मूला लगा दो, V इक्वल्स टू आई आर, सो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। V कितना है? 220 वोल्ट, और R कितना है? 48। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे समवेयर अराउंड ये आ जाएगा 4.58 एम्पियर। ठीक है, फ्रैक्शन में है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा केस हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड केस। अब थर्ड केस क्या आ जाएगा? पैरेलल। अब पैरेलल में जब भी आए तो R टोटल, अब ये वाला फॉर्मूला लगा दो। क्यों लगाना है? क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस सेम है। कितने हैं? 2 हैं, सो 24/2, सो दैट विल गिव यू 12 ओम। तो यहां पर हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 12 ओम हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? V इक्वल्स टू आई आर, सो फ्रॉम हियर वी विल फाइंड I, सो दैट विल बी V बाय R। V कितना लेना है? 220, R कितना लेना है? 12। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट समवेयर अराउंड 18.3 एम्पियर। सो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट ऑल द करंट इन द 3 केसेस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यह था कि 2 ही रेजिस्टेंस है, एक ही वोल्टेज की लाइन से जोड़ा है, तो तीनों को अगर केसेस अलग अलग करें तो एक केस में कि जब हमने सेपरेटली देखा है, एक केस है जब हमने सीरीज देखा है, एक केस है जब हमने पैरेलल देखा है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने तीनों केसेस के करंट निकाल दिए, 9.1, 4.58 एंड 18.3 अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 और ये हैं इसके आंसर्स। ओके, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 लैंप्स, वन रेटेड 100 वॉट एट 220 वोल्ट, यानी कि आपको रेटिंग दी गई है पहले लैंप की, और दूसरा लैंप जो है वो 60 वॉट का है और ये भी 220 वोल्ट इसकी रेटिंग है। ठीक है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया, और जो इलेक्ट्रिक सप्लाई से हमने इसको किया है वो है 220 वोल्ट की। तो आपको बताना है व्हाट इज द करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, यानी कि जब हमने इनको पैरेलल में जोड़ा तो उस पर्टिकुलर सर्किट में करंट ड्रॉन कितना है, यानी कि करंट की वैल्यू हमें निकालनी है। अब इस क्वेश्चन में आप सोचेंगे सर कि हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें थोड़ा सा बैक वाली स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी, हमें पीछे से स्टार्ट करना पड़ेगा। जस्ट इमेजिन अगर हमें 2 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं और दोनों पैरेलल में हैं। ठीक है, 2 रेजिस्टेंस हमें पैरेलल में दिए गए हैं और इसको 220 वोल्ट से हमने जोड़ा है, तो आपको ये करंट बताना है, बट फॉर दैट यू नीड बोथ रेजिस्टेंस R1 एंड R2। तो अब आप देखिए R1 R2 कैसे निकलेगा, मुझे पहले बल्ब की पावर रेटेड और वोल्टेज पता है और दूसरे के भी पता है, तो वहां से मुझे R1 R2 निकलेगा, और एक बार मुझे R1 R2 पता चल गया तो मैं यहाँ से हमारा टोटल करंट निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली ये होता है कि जब आपके पैरेलल में 2 रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, मान लो कि ये 220 वोल्ट की सप्लाई से आपने जोड़ा हुआ है, ये करंट इस सर्किट में आई है, तो दोनों में करंट बट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। याद करो जब मैंने आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन बताया था। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम I1 और I2 को जब जोड़ेंगे तो हमें टोटल सर्किट में करंट मिल जाएगा। तो ये अप्रोच है जो हमें फॉलो करनी है, बट उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि मैं रेजिस्टेंस कैसे निकालूं। मान लेते हैं कि जो पहला लैंप है 100 वॉट वाला, इसकी रेजिस्टेंस R1 है और दूसरा जो 60 वाला है उसकी रेजिस्टेंस R2 है, यानी कि इसकी पावर को हम P1 कर देते हैं और इसकी पावर को हम P2 लिख देते हैं। अभी मैं देखो पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, बट एक बार हम पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं एंड में हमारा क्या बचता है। ठीक है, सबसे पहले वाले लैंप की बात करता हूं, तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा P1 इक्वल्स टू V अपॉन R1, ठीक है, दूसरा आता है P2 इक्वल्स टू V अपॉन R2। तो अगर मैं यहां से इनको सॉल्व करता हूं और यहां से मैं R1 की वैल्यू निकालता हूं, तो R1 हो जाएगा V अपॉन
P1 और यहां से अगर मैं देखता हूं R2 तो R2 हो जाएगा V अपॉन P2। तो ये अभी हमने समझ में आ गया कि इसकी रेजिस्टेंस ये है, इसकी रेजिस्टेंस है। अभी आप सॉल्व मत करना बिकॉज कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी, उसको हम एंड में करेंगे, ठीक है। अब आपके पास दो रेजिस्टेंस आ गए R1 R2। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज, अच्छा एक और चीज, ये दोनों 220 वोल्ट से हैं और पैरेलल के अंदर V सेम होता है। अगर आपको याद हो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज जो होती है वो सेम होती है, इसकी भी और इसकी भी। और लकीली वो भी हमारी 220 वोल्ट है तो इसको भी हम V ले सकते हैं बिकॉज ये भी 220 वोल्ट है, ये भी 220 वोल्ट था, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं I1 की वैल्यू क्या होगी, हम ये भी लिख सकते हैं जो करंट होगा वो होगा I1 प्लस I2। चलिए I1 की वैल्यू क्या होगी, इसके अंदर ओम्स लॉ लगा देते हैं, V इक्वल्स टू I1 R1। तो यहां से I1 क्या हो गया, V अपॉन R1 हो गया, ठीक है। दूसरे से हम यहां पर करते हैं, अच्छा यहां पर अगर आप देखेंगे ये V स्क्वायर होता है, सॉरी ये V स्क्वायर आप कर देना यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि पावर का फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन R होता है और यहाँ हमने ओम्स लॉ लगाया। तो I1 हमारा ये हो गया, सिमिलरली I2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V अपॉन R2। दोनों की वैल्यू यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, सो V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। यहां तक क्लियर है। तो बेसिकली हमें इसको सॉल्व करना है, R1 की वैल्यू डालो, R2 की वैल्यू डालो, क्या मिलता है देखिए। सो V अपॉन R1 की जगह हम क्या रखेंगे, V स्क्वायर और ये P1 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, प्लस V अपॉन P2 अपॉन V स्क्वायर, दूसरी पावर रख दी, है ना। अब आप देख सकते हो कि एक V कैंसिल आउट एक V को, एक कैंसिल आउट एक V को, तो हमारा फाइनल क्या आएगा, P1 अपॉन V प्लस P2 अपॉन V। अभी मैंने कोई वैल्यू रखी, एंड में हम करेंगे सब्स्टिट्यूट, जब इसको सॉल्व करेंगे तो V एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा P1 प्लस P2। नाउ दिस इज योर आंसर। अब इसको सॉल्व करिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी। नाउ व्हाट इज P1, इन आवर केस P1 इज 100, P2 इज 60, सो हमारा आ जाएगा 100 प्लस 60 डिवाइड बाय वोल्टेज, वोल्टेज कितनी है 220 वोल्ट। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा 160 बाय 220, जीरो से जीरो कैंसल आउट, सो 16 बाय 22 को जब आप सॉल्व करोगे तो समवेयर यू विल गेट 0.71 एम्पियर। सो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट द करंट ड्रॉन व्हेन यू कनेक्ट टू लैंप्स इन अ पैरेलल। तो अभी आप देखिए इसको करने के दो अप्रोच हो सकते थे कि आप पहले से R1 निकाल लो, R2 निकाल लो, बट अननेसेसरीली वो कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाती। तो हमेशा कोशिश ये करो एंड में जाके सब्स्टिट्यूट करो। तो वही चीज मैंने करी, तो आप देख सकते हो वैसी बहुत सारी चीजें मेरी कैंसिल आउट हो गई, मुझे स्क्वायर करने की जरूरत भी नहीं पड़ी और एंड में आके बहुत सिंपल सा मुझे एक एक्सप्रेशन मिल गया, वैल्यू पुट करी और मुझे आंसर मिल गया। तो इस 15th क्वेश्चन का अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर इज समवेयर अराउंड 0.71 एम्पियर। ओके, अब चलिए समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14th क्या कह रहा है। 14th कह रहा है कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रेजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। आपको बोल रहा है कि यहां पर मुझे दो अलग अलग केस दिए गए हैं, इसमें जो 2 ओम का रेजिस्टर है उसकी हमें क्या बतानी है, पावर बतानी है, यानी कि वी हैव टू कैलकुलेट पावर। अच्छा, पहला केस क्या कह रहा है, अ 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विद 1 ओम एंड 2 ओम। तो पहले आपको बोल रहा है कि 1 ओम और 2 ओम के दो रेजिस्टर्स है, दोनों को बैटरी से जोड़ा है 6 वोल्ट से। इस केस में इस 2 ओम की पावर क्या होगी। तो चलिए पहले फर्स्ट केस को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, हमें बोल रहा है कि ये दोनों रेजिस्टर जो हैं, दीज रेजिस्टर्स आर इन सीरीज, सो 1 ओम 2 ओम और बैटरी कितने की लगाई है 6 वोल्ट। अब आप इसमें सोच रहे सर हमें तो पावर निकालनी है, बट एज वी नो इन सीरीज जो भी करंट इस सर्किट में होता है दैट विल बी सेम इन ऑल द रेजिस्टर्स। तो हर रेजिस्टर में जो हमारा करंट है वो तो सेम रहेगा, भले वो 1 ओम हो या 2 ओम हो। अब करंट निकाले कैसे, पहले आर टोटल निकाल लेते हैं। तो सीरीज में हम सीधा जोड़ देते हैं, तो ये हो गया 3 ओम। अच्छा, वोल्टेज कितना दिया हुआ है 6 वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 वोल्ट। करंट हमें निकालना है, तो ओम्स लॉ लगा दे, V इक्वल्स टू I R टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहां से I क्या हो गया V अपॉन R टोटल। V कितना है हमारा 6 और R टोटल कितना है 3, कैंसल आउट किया तो आंसर आ गया 2 एम्पियर। अभी हमारा आंसर नहीं आया, हमें करंट मिल गया है कि इस सर्किट में करंट 2 एम्पियर है। अब सिर्फ इस 2 ओम वाले पे आपको फोकस करना है, अब इसकी पावर निकालनी है। तो पावर का हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें, I स्क्वायर R। कौन सा यूज करें, I स्क्वायर R। चलिए इसको यूज कर लेते हैं। तो I स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो करंट हमारा 2 था, तो 2 इंटू 2 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 2,
सो ये हो गया 4 इंटू 2 8, तो आंसर आ जाएगा 8 वॉट। तो हमारे फर्स्ट केस का आंसर आ गया 8 वॉट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब वो कह रहा है कि दो रेजिस्टर्स हैं 12 ओम एंड 2 ओम, इनको पैरेलल में जोड़ा है 4 वोल्ट के साथ। तो इस केस में भी हमें 2 ओम वाले की पावर निकालनी है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को भी करते हैं। अब ये पैरेलल में है, अब जब पैरेलल में होते हैं ना तो चीजें चेंज हो जाती हैं, ठीक है, तो वो चीज हमें समझनी है। मान लेते हैं ये 12 ओम है और ये 2 ओम है और बैटरी है 4 वोल्ट की। कितने की है? 4 वोल्ट की। अब जब हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो क्या सेम रहता है? वोल्टेज, दोनों में वोल्टेज सेम है, तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है आर टोटल, सीधा इस 2 वाले पे ध्यान दो। अभी हमें पावर निकालनी है। पावर क्या, अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? वी स्क्वायर बाय आर। क्यों लगाया सर ये? क्योंकि वी सेम है, पहले करंट सेम था। अब वी यहां पर हमारे पास कितना हो जाएगा? जितना आपने बैटरी लगाई है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है? 2। सॉल्व कर लेते हैं 2, तो आंसर इसका भी आएगा 8 वॉट। तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जो दोनों है, दोनों का आंसर आएगा 8 वॉट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14 और ये हैं इसके आंसर्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस मोर एनर्जी। आपको यहां पर दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं। एक दिया हुआ है 250 वॉट का टीवी सेट जो हम 1 घंटे तक यूज करते हैं, और एक दिया हुआ है 1200 वॉट का टोस्टर जो कि हम सिर्फ 10 मिनट यूज करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करता है। अब इस केस में आपको यह पता होना चाहिए कि एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती क्या है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिंपली होती है पावर इनटू टाइम। डजंट मैटर यूनिट अभी यहां पर, क्यों? क्योंकि हमें दोनों को तो कंपेयर करना है। तो आप किसी दोनों को एक ही स्केल पर लेके आ जाइए। तो मैं यहाँ क्या करता हूं, ये ऑलरेडी वॉट में और आवर में है और ये वॉट में और ये मिनट में, तो इसको मैं आवर में बदल दूंगा, तो 10/60 में इसको कर दूंगा, ठीक है। अभी आप मुझे ये देखिए कि अगर मैं टीवी सेट का निकालता हूं, तो सबसे पहले मैं देख रहा हूं टीवी सेट, तो टीवी सेट की इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी? सो दैट विल बी पावर इनटू टाइम। सो यहां पावर टीवी की कितनी है? 250 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है? 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 250। अच्छा, कोई कहेगा सर यूनिट क्या होगी? यूनिट हो जाएगी वॉट आर। क्या हो जाएगी? वॉट आर। आप सेकंड में बदलोगे, अननेसेसरली आपका वो क्वेश्चन बढ़ेगा, बिकॉज यहाँ कहीं ये नहीं पूछा एनर्जी कितनी है, यू जस्ट हैव टू कंपेयर। सो यूनिट आप अभी कुछ भी रख सकते हैं, बट रिमेंबर दोनों की सेम यूनिट रखनी है। तो हम यहाँ वॉट आवर में देखें तो ये 250 है, यानी कि 1 आवर में ये 250 वॉट कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। सेकंड हम ले लेते हैं टोस्टर। अब यहाँ पर टोस्टर में क्या है कि टाइम मिनट में है, तो उसको आपको आवर में बदलना पड़ेगा। सो दैट विल बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ टोस्टर। तो ये कितना हो जाएगा? P इंटू टी कर देते हैं। सो पावर कितनी हो जाएगी? 1200। कितनी हो जाएगी? 1200। टाइम कितना है? 10 मिनट। सो 10 मिनट को आवर में बदलेंगे तो डिवाइड बाय 60 कर देंगे। सो व्हेन वी सॉल्व इट, इट विल गिव यू 200। तो ये आ रहा है 200 वॉट पर आवर, यानी कि ये 1 घंटे में 200 वॉट कंज्यूम कर रहा है, ये 1 घंटे में 250 वॉट यूज कर रहा है। तो आप मुझे देख के बताइए कि कौन सी एनर्जी ज्यादा है। तो दिख रहा है टीवी सेट ज्यादा एनर्जी जो है वो यूज करेगा। सो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझाना है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17th क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है? 8 ओम, ड्रॉज 15 एम्पियर फ्रॉम अ सर्विस मेंस फॉर 2 आवर्स। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, आपसे पूछा है द रेट। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी, कई बार हम कंफ्यूजन में इसको समझ लेते हैं कि हमें एनर्जी निकालनी है, हमें हीट निकालनी है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट आके हीट का फॉर्मूला रख देंगे, I स्क्वायर R इंटू टी। सर करंट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, हमें तो हमारा आंसर मिल जाएगा। बट याद करिए यहाँ पर रेट भी दिया हुआ है। सो वेन एवर देर इज अ रेट ऑफ हीट, इसका मतलब वो पावर है। क्यों पावर है सर? क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है हीट या फिर एनर्जी अपॉन टाइम, और अपॉन टाइम को हमेशा हम रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेट। तो बेसिकली दे आर नॉट आस्किंग अबाउट द हीट, दे आर आस्किंग द हीट पावर। तो आपको पावर निकालनी है। अब पावर के आपको पता है बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, I स्क्वायर R होता है, V स्क्वायर बाय R होता है ना, VI होता है। बट अभी सबसे अप्रोप्रिएट ये फॉर्मूला होगा। क्यों? क्योंकि हमें ओम और करंट भी दिया हुआ है, तो दोनों की वैल्यू यहां रख देते हैं। तो पावर हो जाएगा 15 इंटू 15 I स्क्वायर इंटू R कितना है 8। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे योर आंसर विल
कम समवेयर अराउंड 1800 ओम। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, बट यहाँ पर एक ट्रैप था, उस ट्रैप में नहीं फंसना है, अदरवाइज आप क्वेश्चन को गलत कर लेंगे। तो ये था हमारा 17th क्वेश्चन जिसका आंसर है 1800 ओम। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, जो कि है एक्सप्लेन। अब यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, यू कैन राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अदरवाइज ये सारे क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस जो ऑलरेडी वी एड्रेस्ड इन द आर थ्योरेटिकल जो हमारा पोर्शन था, तो वहां पर हमने ऑलरेडी इन सभी को हमने एड्रेस कर दिया है, बट फॉर योर कंसर्न मैं इसको फिर एक बार आपको बताऊंगा इन माय ओन लैंग्वेज, सो दैट आप भी उसको अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में जरूर एक्सप्लेन करें। नॉट मोर देन 5 to 4 लाइंस, इतना सफिशिएंट है। बट लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट। Why is the tungsten used almost exclusively for filament of electric lamp? जैसा कि मैंने आपको इलेक्ट्रिक बल्ब के टाइम बताया था कि इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर वी यूज फिलामेंट। फिलामेंट जो होता है एक वायर होती है, और ये वायर जो होती है ये टंगस्टन की बनी होती है। किसकी होती है? टंगस्टन। तो हम टंगस्टन ही क्यों यूज करते हैं? बिकॉज टंगस्टन जो होता है इसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। मैं आपको बता देता हूं आपके कंसर्न के लिए, समवेयर अराउंड 300 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इतना ज्यादा ये टेम्परेचर को बियर कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से ये मेल्ट नहीं करता और हमें हीट देता है, और हीट की वजह से ही तो हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। सो हियर वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन दैट वी सेलेक्ट टंगस्टन इज बिकॉज ऑफ दीज टू पैरामीटर्स। वन इज बिकॉज टंगस्टन हैज हाई रेजिस्टिविटी as well as high melting point, and this is the reason why we use tungsten as a filament in electric bulb, because हमारा यहाँ मेन पर्पस है to take heat। हमें हीट मिलेगी तभी वो हीट से, रेडिएशन से हमें लाइट मिलेगी, ठीक है, बिकॉज हमें पता है ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, ठीक है। चलिए बी पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। बी पार्ट कह रहा है why are the conductors of electric heating devices such as bread toasters, electric irons are made of alloy rather than a pure metal। ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो भी हमारे हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारे ब्रेड टोस्टर में लगते हैं, है ना, जो हमारे एयर हीटर में लगते हैं, वाटर हीटर में लगते हैं, ये सब क्या होते हैं? नाइक्रोम के वायर होते हैं। मैंने आपको बताया था इस तरीके के ये नाइक्रोम के वायर्स होते हैं, और ये नाइक्रोम के वायर जो होते हैं ये अलॉय होते हैं। अलॉय का मतलब होता है यहाँ मिक्सचर होता है अलग अलग मेटल्स का। देखो जो नॉर्मल हमारे घरों में वायर होती है दैट इज ऑफ कॉपर, बट कॉपर को हम हीटिंग एलिमेंट यूज क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज थोड़ा सा भी अगर हीट जनरेट हुई so it will melt, so we actually want हम एक ऐसा मटेरियल बनाए so that it can bear that amount of heat। तो उसके लिए हम यहाँ पर अलॉय बनाते हैं। so अलॉय बनाने का सिर्फ जो रीजन है मेन वो ये है, एक तो रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना एज वेल एज टू इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर जो अलॉय है, so that हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बहुत अच्छे से हो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आप इसका भी आंसर अपने हिसाब से लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सी पार्ट। Why is the series arrangement not used in domestic circuits? हमारे घरों के अंदर जो सर्किट लगे होते हैं, ये भी क्वेश्चन मैंने एड्रेस किया था ऑलरेडी इन थ्योरी, कि घरों के अंदर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं रेदर देन सीरीज कॉम्बिनेशन। इसके अगर मैं बोलूं तो 3 मेन रीजंस है व्हाई वी नॉट यूज सीरीज कॉम्बिनेशन। पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर सीरीज में आपने बहुत सारे रेजिस्टेंस लगाए और अगर एक रेजिस्टेंस खराब हो गया तो आपका पूरा सर्किट बंद हो जाएगा एंड यू विल नॉट गेट टू नो विच रेजिस्टेंस इज नॉट वर्किंग। सो सोचो घर के अंदर अगर आपकी एक ट्यूबलाइट खराब हो गई तो आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर कौन सी चीज खराब हुई है, क्योंकि पूरा की पूरी जो लाइट्स है वो बंद हो जाएंगी, ठीक है। ये पहला रीजन। सेकेंड रीजन ये है कि सीरीज के अंदर मान लो अगर आपको एक इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाना है बट आप नहीं चाहते कि सारी चीजें जले, बट सीरीज में ऐसा नहीं होता। अगर आप एक की लगाएंगे तो वो की सबको ऑन करेगी या सबको ऑफ करेगी। सो दिस इज अनदर रीजन। एंड थर्ड जो रीजन इसके अंदर होता है कि वोल्टेज डिवाइड हो जाती है, और वोल्टेज डिवाइड होने की वजह से करंट के फ्लक्चुएशन भी कम होने लग जाते हैं। तो ये भी एक रीजन है कि बेसिकली वोल्टेज डिवाइड होती है। सेकंड जो स्विचेस होते हैं वो सेपरेट हम हर एक के लिए नहीं लगा सकते। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया था, इफ एनी ऑफ वन ऑफ द जो इंस्ट्रूमेंट अगर वो खराब हो जाता है, ऑल द अदर विल नॉट work and you will not get to know which one is actually not working. So these are the 3 prime reasons why don't we use series combination in domestic circuit. ठीक है, okay. Let's move on to the D point. How does the resistance of wire vary with its area of cross section? बहुत सिंपल है, हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा है R equals to rho L upon A। तो एरिया का रिलेशन इसके साथ कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका क्या मतलब है कि अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा।
तो आप इस तरीके से वेरी कर रहे हैं। अगर आप एरिया को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सो बेसिकली इट्स अ इनवर्सली प्रोपोर्शनल थिंग। तो आपको वही चीज यहाँ पर लिखनी है कि इफ वी इंक्रीज द क्रॉस सेक्शन एरिया रेजिस्टेंस विल डिक्रीज and if we decrease area the resistance will increase. So this is basically inversely proportional relation of cross section area of wire and resistance. तो ये था हमारा D part. नेक्स्ट पार्ट आता है E पार्ट, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है। Why are copper and aluminum wires usually employed in our electricity transmission? हमारे जो घर में जो वायर्स होती है वो जनरली या तो कॉपर की होती है या एल्यूमिनियम की होती है। इसका रीजन ये होता है कि बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम चाहते हैं कि हमारी जो वायर हो उसकी रेजिस्टेंस कम से कम हो। देखो दो चीजें होती है, एक तो हम ये वायर जो यूज करते हैं हम कोशिश करते हैं रेजिस्टेंस कम हो ताकि करंट अच्छे से फ्लो करे, बट हीटिंग के अंदर अलग होता है। हीटिंग के अंदर भी डिजायर कि हमारा रेजिस्टेंस ज्यादा इसलिए वहां पर हम नॉर्मल वायर यूज नहीं करते। बट द रीजन व्हाई वी यूज कॉपर एंड एल्यूमिनियम इन डोमेस्टिक वायरिंग बिकॉज द रेजिस्टिविटी ऑफ दीज टू पर्टिकुलर मटेरियल्स आर वेरी लेस एंड ड्यू टू विच द फ्लो ऑफ करंट इज इंक्रीज। ठीक है, तो यही रीजन होता है, दैट्स व्हाई वी यूज कॉपर एंड एल्यूमिनियम इन आवर डोमेस्टिक वायरिंग। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और इसी तरीके से हमने जो भी एक्सरसाइज थी हमारी एनसीईआरटी के अंदर, जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की जो एक्सरसाइज थी, सारे क्वेश्चन हमने उसके एड्रेस कर लिए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो ये था हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक्सरसाइज वाला पार्ट, जिसके अंदर हमने सारे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के थे वो हमने यहाँ पर एड्रेस कर लिए हैं, उनके सॉल्यूशन हमने कर लिए हैं। आई होप आपको ये सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। अब आपको इस की प्रैक्टिस एक बार खुद से करनी होगी। अगर आपको कहीं पर भी डाउट आता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप अपना कमेंट रख सकते हैं कि सर ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, मैं उसको जरूर देखूंगा और उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ एंड करेंगे। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप जरूर स्कोरशाला के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है, और अगर किया हुआ है तो जरूर बेल आइकन को दबाएं ताकि अगर कोई भी वीडियो आती है तो आपको टाइमली पता चल जाए। ठीक है, और अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। मुझे इस चीज से मोटिवेशन मिलता है और मैं और अच्छी से अच्छी वीडियोस को बनाऊंगा। तो प्लीज ये हेल्प आपकी तरफ से जरूर होनी चाहिए। बाकी थैंक यू सो मच आप सभी का कि आपने इस वीडियो को और पहले वाली वीडियो को काफी प्यार दिया है। तब तक सभी को मेरी तरफ से थैंक यू सो मच।